देखिए ज्योमेट्री चैप्टर की ये आपके पास सेकंड क्लास है और पहली क्लास में हमने ट्राइंगल का कंप्लीट थ्योरी डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सारी थ्योरम्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो रोम्बस हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये सभी पॉइंट आज की क्लास में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और साथ में इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर। तो सबसे पहले चलते हैं क्वाड्रिलेटरल पर। तो चतुर्भुज का सिंपल सा मतलब यही हो जाएगी, चार साइड से मिलकर आपके पास जो आकृति बनती है वो आपके पास चतुर्भुज हो जाएगा। त्रिभुज आपके पास तीन साइड से, एक पॉलीगन होता है। ठीक है, पॉलीगन का एक स्पेसिफिक पार्ट है, पॉलीगन का एक भाग हो जाएगा जिसमें पॉलीगन, कौन सा पॉलीगन, जिसमें चार भुजाएं होती हैं उसको मैं चतुर्भुज बोल देता हूँ। पॉलीगन का सिंपल मतलब क्या होता है कि बहुभुज। तो एन साइड का आपके पास पॉलीगन दिया हो, उसके कितने डायगोनल होते हैं, कितना एंगल होता है टोटल, वो सभी आज की क्लास में भी डिस्कस करूंगा लास्ट में। ठीक है, तो अभी हम चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, तो पहले चतुर्भुज के बारे में समझ लो आप सभी चीज़ें। तो ये बात तो क्लियर हो गई। और जो चारों एंगल दे रखे हैं उनका सबका टोटल हो जाएगा 360। तो अब इसके बाद में कुछ क्राइटेरिया हैं, ठीक है, उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये कोई भी एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल ले लिया तो उसमें ये सभी चीज़ें लगने वाली हैं। फिर स्पेसिफिक इनका जाता जाऊंगा मैं आगे, तो वो इसके कुछ कंडीशंस लगते जाएंगे, तो वो स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल होते जाएंगे। तो जैसे कि रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल ही होता है, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक है कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं और 90 डिग्री पे एंगल होता है। तो वो सभी चीज़ें एक स्पेसिफिक केस है, वो सभी डिस्कस करेंगे। तो एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या क्या चीज़ें होती है, पहले वो सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो 360 तो डिग्री रहेगा चारों एंगल का टोटल। साथ में देखिए, यदि बी ओ और सी ओ क्रम से बी और सी के आपके पास बाइसेक्टर हो, ठीक है, इसके बाइसेक्टर यहाँ पे ये दे रखे हैं, बी ओ और सी ओ, इस एंगल के हैं ये बाइसेक्टर। तो आपसे ये वाला एंगल पूछ लेता है, ठीक है, ऊपर बनने वाला, और आपको वैल्यू देता है ए की और डी की। तो आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हो कि एंगल बी ओ सी है वो हो जाएगा आपके पास 1/2 एंगल ए और डी का टोटल करना है। ठीक है, तो दोनों का टोटल उसका जस्ट हाफ कर देना है, तो आप इजीली निकाल लोगे। डेरिवेशन बहुत आसान है। ठीक है, डेरिवेशन इससे कर सकते हो आप, यहाँ से आ जाएगा इजीली। एक तो ये लगेगा आपके पास, आपको मैं थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ यहाँ पे। देखिए आप क्या करोगे कि सबका यहाँ पे टोटल किया आपने, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हो जाएगा 360। अगर मैं सबका 1/2 कर देता हूँ, a/2 d/2 c/2 और b/2, ये हो जाएगा आपके पास 180। साथ में फिर इस ट्राइंगल में मैं चलूँगा, फिर यहाँ पर भी इसका 180 होगा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो आपके पास ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा सिंपल। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ही ध्यान रख लेना, ये आपसे बहुत बार पूछता है तो आप सीधा बता दोगे ये वाला। इन दोनों को जोड़ना है तो ये आपके पास एंगल निकल के आ जाएगा, जस्ट हाफ उसका। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि यदि किसी चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ये आपके पास रिजल्ट हमेशा रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, स्पेशल केस है ये, आपको स्पेसिफिक एक कंडीशन देगा। तो उस केस में ये लगेगा कौन सा, कि ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर। देखो इनको मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके सबके डेरिवेशन है, ठीक है, लेकिन आपको डेरिवेशन जानना इतना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिजल्ट पूछता है। तो जिसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होगा मैं उसका डेरिवेशन आपको करा दूंगा। क्लियर। तो अब ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे कि ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी का और ए डी का, मतलब आमने सामने वाली भुजाएं देखनी है, इन दोनों को जोड़ देना है स्क्वायर करके और इन दोनों को जोड़ देना है स्क्वायर करके, 90 डिग्री दे रखा हो तो। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, यदि पी क्यू आर एस क्रम से भुजाओं ए बी, बी सी और सी ए और डी ए के मध्य बिंदु हों तो फिर क्या होगा, स्पेशल केस, यहाँ पर ये सभी मिड पॉइंट हैं इनके। तो पी क्यू आर एस एक नया क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब ये कौन सा होगा, ये पैरेललोग्राम रहेगा हमेशा आपका, ठीक है, पैरेललोग्राम रहेगा पी क्यू आर एस। और साथ में एरिया जो है क्वाड्रिलेटरल का यदि एक्स हो तो फिर आपके पास इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो आपके पास पी क्यू आर एस बना है ना, ये जस्ट हाफ हो जाएगा पूरे का एक्स है तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। तो दोनों क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि पी क्यू आर एस एक तो समांतर चतुर्भुज रहेगा, साथ में इसका एरिया पूरे का हाफ रहेगा। क्लियर। अब इसके बाद में देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एरिया निकालना रहे, किसी भी रैंडम कोई क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा है तो क्या करना है, सिंपल आपको क्या देगा, एक डायगोनल की लेंथ दे देगा कि एक डायगोनल इतना है, ठीक है, और डायगोनल पर एक शीर्ष से परपेंडिकुलर की डिस्टेंस ये है और एक ये है, मतलब सिंपल हाइट बोल सकता हूँ मैं इनको।
तो ये एक AE और ये आपके पास CF, इन दोनों की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग ये आपको दे देगा और ये दे देगा, तो आप इजीली निकाल सकते हो। सिंपल सा क्या कंसेप्ट है इसमें, देखो इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल में तोड़ दिया है आपने। एक ट्राइंगल ये रहा नीचे आपके पास, एक ऊपर रहा, तो इन दोनों का एरिया निकाल लिया है। एरिया निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपको 1/2 बेस इंटू हाइट, तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ की है। पहले इस वाले में लगा दिया, ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, 1/2 यहाँ से आगे आएगा ही, तो यहाँ पे जोड़ दिया। ऐसे ऊपर वाले का जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया, तो ये आपके पास देखो बेस दोनों का कॉमन है, तो इसलिए बेस कॉमन आ गया। और दोनों विकर्णों पर डाले गए परपेंडिकुलर का टोटल कर देना है, तो यहाँ पर टोटल कर दिया। तो ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद में देखिए ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है, ABCD कुछ एरियाज हैं, तो A इंटू A2, A1 इंटू A2 आमने सामने वाले एरिया, ठीक है, A1 इंटू A2 और A3 इंटू A4 ये हमेशा बराबर रहेगा। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये आपके पास सब चीज़ें वेरीफाई रहती हैं, ठीक है। अब ये सब जो इनका डेरिवेशन है वो कहाँ से आएगा, देखो साइन रूल मैंने आपको पढ़ा है, वहाँ से इनके सब के डेरिवेशन है, तो इजीली आप निकाल सकते हो साइन रूल से भी। और एरिया निकालने का देखो किसी भी रैंडम ट्राइंगल में आप एरिया कैसे निकालते हो, देखो ये आपके पास दो साइड अगर गिवन हो इसकी, ये B है, देखो ये सब चीज़ें मैं आपको मेंसुरेशन जो चैप्टर कराऊंगा तो उसमें सब चीज़ें कराऊंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि एरिया से रिलेटेड बातें, वॉल्यूम से रिलेटेड बातें, वो सभी हम मेंसुरेशन में करने वाले हैं। थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आपको यहाँ पे कि ये डेरिवेशन आया कैसे। तो कोई भी दो एक ट्राइंगल दे रखा हो, उसकी दो आपस की भुजाएं दे रखी हो और दोनों के बीच में एंगल कोई भी रैंडम थीटा हो, तो इसका एरिया निकाल सकते हो 1/2 BC और साइन थीटा, ठीक है। अब देखो स्पेशल केस है, राइट एंगल ट्राइंगल एक स्पेशल केस होता है जिसमें ये 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो उस वाले केस में ये परपेंडिकुलर हो जाता है और एक बेस हो जाता है, कोई सा भी ले लो आप। तो P इंटू B, तो साइन थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है, तो यहाँ से आप देख लो वही फॉर्मूला बन रहा है कि आधार इंटू ऊंचाई डिवाइड बाई 2, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे स्पेशल केस है। कोई भी नॉर्मल अगर ट्राइंगल दे रखा है उसमें थीटा एंगल ये है, तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हो, तो वहीं से ये डेरिवेशन निकल के आया है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको ध्यान रख लेना कि आमने सामने वाले देखने A1 A3 A2 और A3 A4 इनके मल्टीप्लाई आपस में बराबर रहेंगे। क्लियर यहाँ तक सब चीज़ें। ये सभी चीज़ें जो चल रही हैं वो सभी किसी भी एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल में है, कोई स्पेसिफिक में नहीं बोल रहा कि आपके पास रोम्बस होना चाहिए कि रेक्टेंगल होना चाहिए। एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो उसमें ये सब चीज़ें लगेंगी। तो नॉर्मल में लग रही हैं तो आपके पास रेक्टेंगल और रोम्बस उन सब में तो लगनी ही लगनी है, ठीक है। तो उन सब में तो ये लगना ही है क्योंकि वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन वो कुछ क्राइटेरिया और हैं उसमें, तो फिर उसके बाद में वो स्पेशल हो जाते हैं, तो उनमें तो लगनी है ये सब चीज़ें जो अभी नॉर्मल में लग रही हैं। अब एक एक को डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले जो देखेंगे पैरेललोग्राम के बारे में, कौन कौन सी रिलेटेड थ्योरम्स है, कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं पैरेललोग्राम में। तो सबसे पहले समझिए पैरेललोग्राम होता क्या है कि विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। तो ये आपके पास एक सिंपल पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हो जाएगा जिसके आमने सामने की भुजाएं तो बराबर रहेंगी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये पैरेलल भी रहेंगी। ये बात समझ में आ गई। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री रहे, देखो 90 डिग्री हो जाए कोई बात नहीं है, तब भी ये पैरेललोग्राम रहेगा। कंडीशन क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि ये पैरेलल होनी चाहिए और आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होनी चाहिए, बस ये क्राइटेरिया है इसका सिंपल। अब इसमें और कुछ ये दो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, इसके बाद में और कुछ क्राइटेरिया इसमें आ रहा है, 90 डिग्री हो रहा थी तो अच्छी बात है, तब भी आपके पास पैरेललोग्राम ही रहेगा। लेकिन एक और पैरेललोग्राम में भी कुछ स्पेशल जो आपके पास क्राइटेरिया हो जाएगा तो उसके अंदर ये लाई कर जाएगा, ठीक है। फिर ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा, लेकिन रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम रहता है, तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा कि विकर्ण बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये वही बात हो गई ना, देखो उस वाले केस में अगर ये रेक्टेंगल हो गया तो विकर्ण देखो बराबर भी हो जाएंगे बिल्कुल, और बराबर भी नहीं हो सकते इस वाले केस में अगर ऐसे हैं ये पैरेलल तो है यहाँ पर, ठीक है, और आमने सामने वाली भुजाएं भी बराबर हैं, लेकिन देखो इस वाले केस में विकर्ण बराबर नहीं है। ये वाला जो विकर्ण है, ठीक है, ये वाला बड़ा हो रहा है और ये वाला एक छोटा हो जाएगा विकर्ण। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बराबर भी हो सकते हैं बराबर भी नहीं हो सकते। दूसरा केस भी समझ में आ गया। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है, ये बात भी क्लियर है। तो आगे देखिए, किन्हीं दो संगत कोणों का योगफल आपके पास 180 डिग्री रहेगा। तो ये बात तो आपको पहले भी पता है। देखो आपके पास ये दो पैरेलल साइड है, ठीक है, दो पैरेलल साइड है, इनके बीच में ये दोनों एंगल हैं, इन दोनों का टोटल आप करोगे ये भी आपके पास 180 डिग्री रहेगा। ये आपके पास थीटा है तो इसको मैं 180 माइनस थीटा लिख सकता हूँ,
और ये भी आपके पास थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि ये पैरेलल साइड है। तो पैरेलल साइड के बीच में ये एक आपके पास एक तिर्यक रेखा हो गई, ये पैरेलल दो साइड है, इनके ये अंदर वाले दो कोणों का योग टोटल 180 रहता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा कि चारों कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। अब देखिए अब यहाँ से आगे मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको ये 2 पॉइंट हर एक चीज़ में डिस्कस करूँगा कि इनके बाइसेक्टर और इनके मिड पॉइंट, ये 2 जानकारी आपको थोड़ा सा गौर से समझनी है। ठीक है, कि इनके बाइसेक्टर जो मिलकर क्या बनाते हैं, कौन सी शेप बनाते हैं, और इनके मिड पॉइंट से साइडों के मिड पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूँ तो फिर कौन सी साइड बनती है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। देखो बाइसेक्टर का मतलब सिंपल हो गया कि ये वाला जो एंगल बन रहा था इसका बाइसेक्टर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, इसका बाइसेक्टर, और यहाँ पर तो सबके बाइसेक्टर ड्रॉ किए, तो एक आकृति यहाँ पे बन रही है, आप देख रहे होगे। तो ये आकृति ये आयत बनाते हैं। ठीक है, ये जो आकृति बनेगी ये आपके पास एक रेक्टेंगल बनेगा। साथ में अगर इनके मैं मिड पॉइंट को मिलाऊं, ठीक है, अगर ये आपके पास एक कोई रेक्टेंगल है, आपके पास पैरेललोग्राम है, इनके मिड पॉइंट मतलब ये वाले मिड पॉइंट है, इन सबको मैंने अगर मिला दिया ऐसे, ठीक है, तो ये जो अंदर एक बना है ये भी आपके पास एक पैरेललोग्राम ही रहेगा। तो आगे से ध्यान रखना, एक चीज़ यहाँ पर भी देखी थी आपने, ये वाला रिजल्ट आपने यहाँ पे भी देखा था, मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है उसके मिड पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूँ तो एक पैरेललोग्राम बनता है। तो यहाँ पर भी पैरेललोग्राम बनना है किसी भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल में, और पैरेललोग्राम के भी मिड पॉइंट को मैं मिला रहा हूँ तो भी आपके पास एक पैरेललोग्राम ही बन रहा है। तो यहाँ तक तो सब चीज़ ठीक है। आगे देखिए कि आगे क्या बोला है कि ASBP, ये तो इसी के बारे में हो गई ना बात कि चारों कोणों के समद्विभाजक क्या बनाते हैं, एक आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगल जो बनाएंगे अंदर, तो यहाँ पे एक PQRS जो बन रहा है ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा कि प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल देखिए, एरिया ऑफ ABC, ये वाला एरिया और एक ऊपर वाला एरिया, ये दोनों बराबर रहेंगे। देखो एक मैंने डायगोनल इसका यहाँ पे ये ड्रॉ किया है, इसको ठीक, केवल एक डायगोनल AC ड्रॉ किया है, तो ये 2 ट्राइंगल में टूट गया, तो ये दोनों का एरिया हमेशा बराबर रहेगा, ध्यान रखना। ऐसे ही अगर मैंने ये वाला डायगोनल ड्रॉ किया तो ये वाला एक 2 ट्राइंगल बन गए, एक ये, तो इन दोनों का एरिया भी बराबर रहेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो यहाँ तक ये पैरेललोग्राम के बारे में सभी जानकारी आपको समझ में आई। आगे बढ़ो थोड़ा सा। अब इसके बाद में देखिए कि वृत्त के अंदर बना हुआ समांतर चतुर्भुज हमेशा आपके पास आयत होता है। अगर ये समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम एक सर्किल के अंदर बना दूं मैं, तो आपके पास ये जो बनेगा ये हमेशा आपके पास एक रेक्टेंगल बनेगा। तो ये थोड़ी सी जानकारी है जो अगर आपको देखो सवाल ऐसे ही देता है कि एक सर्किल के अंदर आप बनाइए पैरेललोग्राम, कंडीशन देगा, देखो सवाल ऐसे बनते हैं आपके पास, तो आपको ये सब रिजल्ट ध्यान है तो आप तुरंत वहाँ पे बना दोगे और सवाल हो जाएगा, बहुत इजीली सवाल हो जाएगा। नहीं रिजल्ट पता नहीं है तो फिर आप डायग्राम ही नहीं बना पाओगे इसका। तो ये सब जानकारी इंपॉर्टेंट है और ये सवालों में यूज़ होंगी। जब सवाल आपको मैं कराऊंगा तो और अच्छे से चीज़ें आएंगी समझ में आपको। कि मैंने बोला कि एक सर्किल दिया हुआ है, सर्किल के अंदर एक आपके पास पैरेललोग्राम बनाना है, तो आप सिंपल बोल दोगे कि सर्किल के अंदर तो एक जो पैरेललोग्राम होता है वो एक रेक्टेंगल ही होता है। अब रेक्टेंगल होता है तो इसका एक डायगोनल अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक डायमीटर ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री, एक रेक्टेंगल का तो आप जानते हो ये 90 डिग्री है, तो ये इसका डायमीटर जो डायगोनल है इसका डायमीटर हो जाएगा। ये कुछ और रिजल्ट है। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा कि वृत्त के परितः समांतर चतुर्भुज हमेशा समचतुर्भुज होता है। अगर आपसे बोले कि एक सर्किल के, ये तो अंदर बनाया था, अगर मैं बोलूँ कि सर्किल के बाहर एक पैरेललोग्राम बनाना है आपको, तो आप तुरंत समझ जाना कि बाहर जो बनेगा वो आपके पास पैरेललोग्राम वो एक आपका रोम्बस हो जाएगा। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर और समांतर रहेंगी। तो ये तुरंत समझ जाना आप, क्योंकि ये सिंपल आया कहाँ से रिजल्ट, ये रिजल्ट वहीं से आया क्योंकि टेंजेंट की जो लेंथ है वो बराबर होती है, तो यहाँ से एक रिजल्ट बन जाएगा ये वाला। तो एक किसी बाहर पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये वाली वैल्यू दोनों बराबर होती हैं, तो इससे बना है ये रिजल्ट। तो ध्यान रखना है आपको कौन सा रेक्टेंगल जो पैरेललोग्राम बोला है, अंदर बोला है तो एक रेक्टेंगल बनेगा, बाहर बोला है तो आपके पास एक रोम्बस बन जाएगा। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्णों का जो योगफल है वो आपके पास दोनों संगत भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। सिंपल सा मतलब क्या है कि AC का स्क्वायर और यहाँ पर BD का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स
ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ये सिंपल पाइथागोरस का है ये वाली रिजल्ट, आप इजीली बना सकते हो इनको। ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर कहाँ से है, कितना हो जाएगा आपको, 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो, काम आता है ये बहुत। आपके पास पैरेलल आपको बोल देगा पैरेललोग्राम है तो 2-3 साइड दे देगा, एक चौथी पूछ लेगा, इजीली बता दोगे आप। आगे देखिए, अब P कोई पॉइंट है आपके पास और ये पैरेललोग्राम में अंदर स्थित है, तो फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि A1 प्लस A2 बराबर हो जाएगा आपके पास A3 प्लस A4। क्लियर? कौन कौन से एरिया A1 A2 और A3 A4 ये सब एरिया बराबर हो जाएंगे। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर, आगे बढ़ता हूँ इसके बाद में। ये तो हो गया आपके पास पैरेललोग्राम। अब आते हैं आगे रेक्टेंगल पे। अब देखिए रेक्टेंगल भी एक आपका पैरेललोग्राम ही है, ठीक है, लेकिन एक स्पेशल केस है पैरेललोग्राम का। कैसे? पैरेललोग्राम में जब आपके पास 90 डिग्री और हो जाए तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हर एक पैरेललोग्राम आपके पास रेक्टेंगल नहीं होता, लेकिन हर एक रेक्टेंगल आपका पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो अब रेक्टेंगल में क्या कंडीशन रहेंगी, अपोजिट साइड पैरेलल हैं और इक्वल रहेंगी, साथ में विकर्ण बराबर रहेंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, परंतु समकोण पर नहीं, ठीक है, समकोण पर नहीं करेंगे। देखो इसको डायगोनल अगर मैं मिलाता हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है 90 डिग्री भी हो, ठीक है। तो ये 90 डिग्री नहीं है, अगर 90 डिग्री हो तो फिर एक स्पेशल केस बन जाएगा। फिर वो आपका कौन सा हो जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा कौन सा वाला बताओ आप, आपको कोई स्क्वायर हो जाएगा वो वाला केस, ठीक है। फिर आपके पास रेक्टेंगल नहीं रहेगा, वो स्क्वायर हो जाएगा, एक स्पेशल केस। तो अभी समकोण पर नहीं करेंगे, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करेंगे। आपके पास ये दोनों लेंथ बराबर रहेंगी, ठीक है, और ये आपके पास आपस में बराबर रहेंगी। तो बराबर तो रहेंगी लेकिन 90 डिग्री नहीं रहेगा। तो और डायगोनल तो बराबर ही है ये, तो ओवरऑल कह सकते हो सभी बराबर बराबर ही रहेंगी, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट करेंगे, ये वाला डायगोनल इसके डायगोनल के बराबर रहेगा। तो इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई। यहाँ तक आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, कि दिए गए परिमाप वाले सभी आयतों में से वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। जैसे कि आपके पास ऐसा बोल दे कि एक आपके पास रेक्टेंगल है, एक आपके पास स्क्वायर है, दोनों का पेरीमीटर बराबर है, तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो ध्यान रखना हमेशा जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो अधिक रहेगा। ये बातें क्लियर हुई आपको, तो ये थोड़ी सी जानकारी है, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए चारों कोणों के, अब इसको वेरीफाई भी करना है तो वेरीफाई भी कर सकते हो आप। जैसे कि आप मैं कोई भी वैल्यूज़ ले लेता हूँ आपके पास, आपको क्या देखो ऐसा वैल्यूज़ ले लो पेरीमीटर में, जैसे इसको इसकी वैल्यू 4 ले लिया, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी लूँ, अब कहोगे इसकी वैल्यू 6 ले लो, तो 6 और 4 10, ठीक है, और इसका पेरीमीटर आप मुझे बताओ, आपको कि पेरीमीटर टोटल हो जाएगा इसका 20। तो अगर मैंने एक पेरीमीटर इसका ले लिया, एक स्क्वायर बनाया मैंने यहाँ पे, अब पेरीमीटर बराबर करना है तो इसका साइड कितना लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो दोनों का पेरीमीटर तो बराबर है या नहीं, आप मुझे बताओ। इसका पेरीमीटर भी 20 है परिमाप, और इसका पेरीमीटर भी आपको हो गया, इसका पेरीमीटर 6 4 10 और 6 4 10 20 है। लेकिन एरिया मैंने क्या कहा था यहाँ पे, देखो रिजल्ट के हिसाब से कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है, तो यहाँ पे एरिया निकालोगे आपको 6 चौके 24 24 एरिया आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एरिया निकालोगे 5 5 25 25 आ रहा है। तो एरिया किसका ज़्यादा आ रहा है आपको, स्क्वायर का। तो सेम पेरीमीटर हो, ठीक है, लेकिन एरिया तो हमेशा सेम, साइडें अगर इक्वल हैं तो उसका एरिया हमेशा ज़्यादा रहता है। ये एक स्पेशल केस भी होता है, ये रिजल्ट भी है आपका। तो ये ऑब्जर्वेशन से भी आता है और ये सब आगे इनका डेरिवेशन भी है, ठीक है। तो बाकी आप डायरेक्ट रिजल्ट ही याद कर लो इसका। तो परिमाप जो अगर दे रखा हो बराबर, तो आयतों में से वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। मैंने आपको वेरीफाई करके भी यहाँ पे बता दिया। अब इसके बाद में देखिए चारों कोणों के समद्विभाजक एक वर्ग बनाते हैं। तो अब देखिए चारों कोणों के समद्विभाजक मतलब मैंने यहाँ से एक इसका ड्रॉ किया, एक इसका ड्रॉ किया, तो यहाँ पे एक आकृति जो बनेगी वो आपके पास एक स्क्वायर बन जाएगा। अभी आपने एक पैरेललोग्राम में भी देखा था, एक चीज़ आपने देखी था पैरेललोग्राम में, मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम में इनके एंगल बाइसेक्टर जो आपके पास यहाँ पे एक शेप बना रहे हैं, ये आपके पास कौन सी शेप है, आपको कि ये जो है एक आयत बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो शेप बन रही है वो आपके पास क्या बन रही है, आप मुझे बताओ। आपको कि यहाँ पे जो एंगल बाइसेक्टर है वो आपके पास वर्ग बना रहे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, कि वृत्त के अंदर आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होगा जब यह एक वर्ग होगा। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं इसके अंदर बनाता हूँ तो ये बात तो क्लियर ध्यान रख लो कि सेम अगर आपके पास
वृत्त के अंदर मैं बना रहा हूँ तो इसका ऐसा आयत मुझे सबसे ऐसा बोल दे कि आपसे कि अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत बनाइए वृत्त के अंदर, तो आप तुरंत एक स्क्वायर बना दो, क्लियर, जिसकी सभी साइड इक्वल हो जाएं। तो स्क्वायर का एरिया हमेशा अधिकतम होता है, तो यहाँ पे आप बता दोगे अगर सेम पेरीमीटर है तो, ठीक। आगे देखिए, अब एक चीज़ जो अभी दो चीज़ें मैंने कहा था कि सभी में देखेंगे अभी, कि एक तो कौन सी आप एंगल बाइसेक्टर कौन सी शेप बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे तो स्क्वायर बना रहे हैं, साथ में अगर इनके मिड पॉइंट को मैं मिला के बनाऊँ, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका और इसका, इन सबको अगर मैं मिलाता हूँ तो ये जो शेप बन रही है ये कौन सी बनेगी, हमेशा ध्यान रखना रोम्बस बनेगी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा मैं आपको, इसको थोड़ा सा अभी ध्यान रखो, स्टार लगा लो इसको, ठीक है। अभी दोबारा मैं जिक्र करूँगा इसी कंसेप्ट का, स्टार वाले का, कि मिड पॉइंट के इसको मिलाया है तो आपके पास रोम्बस बना है। याद करने की टेक्निक बताऊँगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अभी थोड़ा सा याद रख लो। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, अभी रेक्टेंगल में ही चल रहे हैं हम। तो अगर कोई पी पॉइंट अंदर है इसके, तो फिर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। ए पी स्क्वायर और प्लस पी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, ठीक है। इस पी पॉइंट से चलना है हमेशा, आमने सामने वाले शीर्षों की तरफ चलना है। पी ए स्क्वायर पी सी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, सिंपल। तो ऐसे ये पॉइंट बाहर हो तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, आप सीधा याद करोगे पी ए पी सी एंड पी डी एंड पी बी, वही चीज़ है, यही रिजल्ट आएगा, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, सेम रिजल्ट रहेगा। आगे देखिए, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और स्क्वायर है, पी कोई पॉइंट है इनसाइड और ये कुछ एरियाज हैं, तो डब्लू प्लस एक्स बराबर हो जाएगा वाई प्लस जेड, सिंपल, ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं रोम्बस की तरफ। अब रोम्बस में क्या क्राइटेरिया हो जाएगा आपके पास, देखो साइड सभी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। आपके पास चीज़ें देखो बिल्कुल सेम सी रहेंगी। कौन कौन सी, पैरेललोग्राम है वो आपके सिमिलर रहता है किसके, रेक्टेंगल के, लेकिन रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री हो जाता है। ऐसे ही आपके पास रोम्बस और स्क्वायर दोनों सेम से रहते हैं। रोम्बस में कोई ज़रूरी नहीं है 90 डिग्री हो या ना हो, लेकिन स्क्वायर में एक ज़रूरी है कि वो 90 डिग्री भी होगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बोलूँगा रोम्बस में, कि रोम्बस, हर एक रोम्बस आपके पास स्क्वायर नहीं होता, लेकिन हर एक स्क्वायर आपका एक रोम्बस जरूर होता है, ठीक है। रोम्बस यानी समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का सिंपल सा मतलब यही हो जाएगा कि सभी भुजाएं तो बराबर रहेंगी, ठीक है, और सभी पैरेलल रहेंगी, समांतर भी रहेंगी और बराबर भी रहेंगी, आमने सामने वाली नहीं, सभी ऑल टोटल बराबर रहेंगी। तो विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर रहती हैं, तो सभी भुजाएं बराबर रहेंगी। यहाँ पर तो ये ध्यान रख लो आप। विपरीत कोण बराबर रहते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे बराबर हों, बिल्कुल सही बात है। देखो एंगल ये जो है ना 90 डिग्री पे तो करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये बराबर हो। देखो अगर मैंने ऐसा बना दिया एक, तो देखो यहाँ पर ये वाला डायगोनल तो बड़ा हो गया, ये वाला डायगोनल छोटा हो गया। वैसे आल्दो ये 90 डिग्री पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट, लेकिन ये आपके पास ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डायगोनल इसके बराबर हो, यहाँ तक, ठीक है। विकर्ण शीर्ष को समद्विभाजित करते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री होगा। तो ये वाले जो एंगल है 180, ये बिल्कुल आप पैरेलल साइड से बता सकते हो। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, कि समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति आयत होती है। अभी जो मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, याद करो, स्टार लगा हुआ आया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, आयत को जब मैं आपको बता रहा था कि स्टार लगा लो, अब वही स्टार को याद करो दोबारा। वहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको कि आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली आकृति और रोम्बस होती है समचतुर्भुज। अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखो यहाँ पर कि समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति रोम्बस होती है, यहाँ पे आयत होती है। तो याद हो गया, अब ये इसमें परेशानी नहीं होगी। देखो ऐसे याद कर लो, ये आयत है, ठीक है, रेक्टेंगल, और ये आपके पास समचतुर्भुज है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, देखो अगर इसके मध्य बिंदु को मिलकर बनाया तो आपके पास समचतुर्भुज बन जाएगा, समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलकर बनाया तो आपके पास आयत बन जाएगा। बात समझ में याद हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इसके मध्य बिंदुओं को समचतुर्भुज से बनाऊंगा तो आयत बनेगा। और अब मैं आपको दोबारा आयत पे ही लेकर चलता हूँ कि यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि इसके मध्य बिंदुओं को मिलकर बनाया तो एक रोम्बस बन जाएगा। तो याद हो जाएगा, अब इसमें परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ इसके बाद में। अब इसके बाद में देखिए थोड़ा सा, ये पी क्यू आर एस तो एक रेक्टेंगल हो ही जाएगा आपका। अब एरिया निकालने का इसका थोड़ा सा आपको टेक्निक आनी चाहिए। देखो फॉर्मूले से तो एरिया कोई भी निकाल लेगा, आप भी निकाल लोगे, लेकिन मैं आपको पता है ना कि जब आप प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन देखते हो तो मैं आपको 2-3 तरीके कराता हूँ हर एक सवाल के।
तो वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि आपको सब तरीके से सोचने में आना चाहिए सवाल कि हाँ कि ऐसे भी सोचा जा सकता है। तो ये सब वैल्यूज आपके पास दे रखी हूँ, सवाल पर डिपेंड करता है कि सवाल कौन सा है, दिया है सवाल, और जैसा सवाल का डाटा है वैसा आप तरीका लगाओगे तो चीज़ें थोड़ी जल्दी हो जाती हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो अगर आपको वैल्यूज ट्रिपलेट में दे रखी हैं सिंपल, तो आप क्या करोगे, ट्रिपलेट से करोगे सवालों को। मैं ट्रिपलेट से ही कराता हूँ ज़्यादातर आपको सवालों को। तो सवाल और कराऊंगा जब आपको और अच्छे से इसके जो कंसेप्ट हैं अच्छे से समझ में आएंगे बेहतर तरीके से। बाकी इसके फॉर्मूले क्या है, अगर एरिया आपको निकालना रहे तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये हो जाएगा सिंपल सा एरिया इसका, एरिया का किसका, रोम्बस का, समचतुर्भुज का, d1 × d2 / 2। और 90 डिग्री पे तो करते ही है। और साथ में इसका एरिया आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये आपके पास ए है, ये ए है, ये आपके पास एंगल कोई थीटा है तो a² sin थीटा। दूसरा एक रिजल्ट और याद रखना है आपके पास, एक तो एरिया का निकालने का ये वाला, और साथ में एक रिजल्ट और है आपका d1² + d2² बराबर 4 टाइम्स a²। ठीक है, ये रिजल्ट और ध्यान रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, आपका काम आता है क्योंकि आपको सवाल में एक डायगोनल की वैल्यू देता है और एक आपके पास साइड की वैल्यू देता है। दूसरा डायगोनल आपको चाहिए होगा, क्यों चाहिए होगा, क्योंकि एरिया निकालने के लिए दोनों डायगोनल चाहिए, एक डायगोनल देता है, एक आपको निकालना पड़ता है। तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आप जब लगाओगे तो यहाँ से निकल जाएगा। साथ में इसका मैं दूसरा तरीका जो मैं आपके पास अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ट्रिपलेट से हम कर लेंगे इस सवालों को, ठीक है। तो दोनों तरीके मैं आपको कराऊंगा, परेशान नहीं होना है बिल्कुल। तो यहाँ तक ये रोम्बस समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद में स्क्वायर में। स्क्वायर अभी कुछ भी नहीं है, बस वही है आपके पास, रोम्बस ही है, बस एक स्पेशल केस हो गया, एक 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। साइड तो सब आमने सामने की बराबर रहेंगी और ये 90 डिग्री तो रहेगा ही यहाँ पर। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, कि वर्ग की संगत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति वर्ग ही होती है। तो देखो, अगर मैंने इसके मिड पॉइंट को मिलाया है तो आपके पास यहाँ पर जो बन रहा है ये आपके पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर ही बन जाएगा। तो अब याद हो गया, इस चारों रिजल्ट याद हो गए। देखो कोई भी नॉर्मल देखो मैं दोबारा आपको पूरा रिवाइज करा देता हूँ। कोई भी नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, उसके मिड पॉइंट को बनाया तो आप कहोगे पैरेललोग्राम बन जाता है, पैरेललोग्राम से भी पैरेललोग्राम बनता है। उसके बाद में आप रेक्टेंगल पे रोम्बस पे आए तो दोनों इंटरचेंज होते हैं। रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाता हूँ तो रोम्बस बन जाता है, रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाता हूँ तो रेक्टेंगल बन जाता है। अब स्क्वायर में आते हैं हम, तो स्क्वायर में क्या होता है आपको कि स्क्वायर की मिड पॉइंट को मिलाता हूँ और फिर आपके पास एक आकृति जो बनती है तो वो भी आपके पास स्क्वायर ही होती है। तो याद हो गया सब, बिल्कुल क्लियर। आगे देखिए, PQRS के मिड पॉइंट है और PQRS जो है आपका एक स्क्वायर ही है अंदर यहाँ पे जो बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक देखिए। अब दो केस हैं आपके पास। अब यहाँ पे जो स्क्वायर है आपके पास सर्किल के बाहर भी बन सकता है और एक स्क्वायर आपके पास सर्किल के अंदर बन सकता है। अब दोनों केस में समझिए ध्यान से, किसी वृत्त के बाहर बने वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर होती है, ये वाला केस है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास स्क्वायर बन रहा है ये इसके बाहर बन रहा है, तो यहाँ पर इसकी जो साइड हो गई और इसका डायमीटर हो गया, दोनों इक्वल रहेंगे। यदि ये आपके पास ए दे रखा है तो इसका डायमीटर भी ए ही हो जाएगा, रेडियस में निकालूंगा तो a/2 हो जाएगा, सिंपल। इस वाले केस में देखिए आपके पास अगर ये अंदर बन रहा हो, आपको देखना है कि कौन सा केस आपको दिया हुआ है। अगर ये अंदर बन रहा है स्क्वायर तो इसका जो डायमीटर रहेगा वो इसके डायगोनल के बराबर रहेगा इस बार, ठीक है। डायगोनल, अगर मैं इसकी साइड ए लेता हूँ, स्मॉल ए, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, तो इसका जो डायमीटर हो जाएगा वो इस बार कितना हो जाएगा, आप कहोगे √2a हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात। और रेडियस आप निकाल सकते हो, इसका जस्ट हाफ कर दोगे तो a/√2 हो जाएगा। तो ये केस दोनों अलग अलग हैं और दोनों ध्यान रखने हैं। तो एरिया आप निकाल सकते हो किसका, स्क्वायर का, क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर। यदि ये ए है तो a² हो जाएगा। और या फिर इसका मैं डायगोनल से भी निकाल सकता हूँ। इसका डायगोनल अगर मेरे पास d दे रखा है तो डायगोनल का स्क्वायर करूँगा तो d²/2, क्योंकि जो साइड है वो आपके पास होता है कितना, डायगोनल जो है वो आपके पास a√2 होता है, तो साइड निकाल सकते हो d/√2। तो स्क्वायर करूँगा a² का तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, तो a² की वैल्यू जो आएगी आपके पास कहीं ना कहीं d²/2। तो एरिया आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो स्क्वायर का, यहाँ पर डायगोनल का स्क्वायर /2 या फिर साइड का स्क्वायर, तो दोनों ही तरीके यहाँ पे सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके बाद में नेक्स्ट, अब आपको क्या दिया है कि यहाँ पे जैसे ए साइड है, डी डायगोनल है, तो साइड √2। तो आपको मैंने बताया था कि ये 90 डिग्री है तो ये 45, ये 45। तो आप हाइट एंड डिस्टेंस अभी पढ़ के आए हो तो बहुत आसानी से चीज़ें कर लोगे।
क्योंकि 1:1 और डायमीटर होता है और डायगोनल हो जाएगा वो √2 रेशियो का हो जाएगा। तो 1/√2 का तो a और √2 a√2 हो जाएगा ये, ठीक है। पेरीमीटर 4a हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, अगर कोई पॉइंट अंदर की तरफ स्थित है तो ये चीज़ तो सब में वेरीफाई होनी ही होनी है, ठीक है। आपके पास जब रेक्टेंगल में ही वेरीफाई हो रही है तो स्क्वायर में तो होनी ही होनी है ये। तो PA², ठीक है, और PC², PB² और PD², ये बिल्कुल वेरीफाई रहेगा यहाँ पर भी और रेक्टेंगल में भी। अगला देखिए ट्रेपेजियम, समलम चतुर्भुज। तो समलम चतुर्भुज का सिंपल सा मतलब क्या है कि दो साइड आपके पास पैरेलल रहेंगी, ठीक है। बाकी जो दो साइड बच जाती हैं उनमें कोई आवश्यक नहीं है वो पैरेलल भी हो या ना हो, लेकिन ये वाली पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ है, बराबर भी हो सकती है, बाकी जो दो बच गई हैं वो आपके पास तो वो बराबर हो जाएंगी तो वो रेगुलर वाला हो जाएगा, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या मामला है कि समांतर भुजाओं के समांतर एक रेखा खींचकर छोटे समलम चतुर्भुज में विभाजित किया जा सकता है। तो ये वाली जो है ना आपके पास एक पूरा एक बड़ा ABCD एक समलम चतुर्भुज था। इसके पैरेलली मैंने एक यहाँ पे साइड या एक ड्रॉ किया है, ठीक है। ये कौन सी XY, तो इसको एक छोटा, अब देखो ये दो समलम चतुर्भुज बन गए, एक ये वाला नीचे वाला और एक ऊपर वाला, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब इससे कुछ रिजल्ट आपको ध्यान रखने, यदि कोई गैर समांतर मतलब ये वाली जो दो भुजाएं हैं गैर समांतर, जो पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल साइड्स, इन द रेशियो ऑफ X एंड Y, ये X और Y रेशियो में है, तो फिर रेखा की लंबाई, ये जो EF है इसकी लंबाई आप निकाल सकते हो कैसे, A × X, ये वाली जो है ना साइड A और ये आपके पास B है, तो A × X B × Y अपॉन X + Y, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट हो जाए ना X और Y का रेशियो आपके पास 1:1 का हो जाए, ध्यान रखना, अगर ये बिल्कुल बीचों बीच खींची जाए 1:1 का हो जाए ये मामला, तो आप सीधा बोल सकते हो A + B / 2, ठीक है ये बात। तो आगे देखिए इसके बाद में, तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, देखो यहाँ पर मैं बोलता हूँ ये कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समांतर भुजाओं के योग की आधी होती है। मतलब वही मैं कह रहा था कि X/Y है, ये 1:1 हो जाए तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये सिंपल क्या करना है कि AB और CD को जोड़ना है, / 2 कर देना है, तो ये आपके पास EF की लंबाई निकल के आ जाती है। ये सवाल आपसे पूछा गया अभी हाल ही फिलहाल में पूछा गया था एग्जाम में। मैं आपको जो प्रीवियस सॉल्यूशन कराता हूँ तो वो सभी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपके साथ। NM, अब देखिए बीच में एक MN और है ये, ठीक है, MN बोल लो या NM बोल दो, इसका सिंपल सा मतलब ये आई कहाँ से, MN का मतलब ये देखिए इनके MN को समझना है यहाँ पे, M जो N है और M है ये आपके पास मिड पॉइंट है डायगोनल्स के। तो यहाँ पर ये जो डायगोनल खींचे ना आपने AC और BD, इनके भी मिड पॉइंट्स हैं ये M और N, इनको अगर मैं मिलाता हूँ तो ये MN, कभी कभी MN की भी पूछ लेता है लेंथ आपसे, कई बार पूछी गई है, तो आप सीधा निकालोगे इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, आप कहोगे यहाँ पर तो दोनों को ऐड किया था, यहाँ पे दोनों को माइनस कर दो, सिंपल AB - DC / 2। तो अगर आपसे ये पूरी लेंथ पूछे तो दोनों को जोड़ना है, / 2। अगर ये छोटी वाली लेंथ पूछे दोनों का डिफरेंस लेना है, / 2। याद हो गया ये फॉर्मूला इजीली। आगे बढ़ते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समांतर भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में समानुपाती रूप से काटते हैं। मतलब सिंपल सा क्या हो जाएगा, ये डायगोनल है ना, इनका रेशियो मेंटेन रहता है। तो आप देखो यहाँ पे सिंपल चीज़ें लगा सकते हो कुछ, देखो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो ट्राइंगल है नीचे वाला और ऊपर वाला, ये आपके पास सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर के कंसेप्ट से ये सब चीज़ें रिजल्ट आएंगे। तो इन रिजल्ट को आप सिमिलरिटी से निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, इनको ये काम आएंगे आपके पास। ये कौन कौन सी साइड का रेशियो, आपको AO का रेशियो लेना है आपसे CO से, ठीक है, AO का CO से, और DO का आपके पास कौन से हो जाएगा OB से रेशियो, और AB का रेशियो हो जाएगा आपके पास CD से। तो ये सिंपल, ये वाला ट्राइंगल नीचे वाला और एक ऊपर वाला ट्राइंगल, तो ये इनका रेशियो ध्यान रखना है। कौन कौन से एंगल मैंने अभी आपको बता ही दिया, ये वाले एंगल और ये वाला आमने सामने वाला, ये सभी एंगल बराबर हैं। तो ए नियम से आपके पास सिमिलर होंगे। सिमिलरिटी आपको मैंने पहले ही क्लास में डिस्कस कर दी थी ट्राइंगल की, तो वहाँ से ये वाला रिजल्ट आपके पास जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो आपके पास इक्वल रहेगा, तो वहाँ से ये रिजल्ट आ गया। अगला देखिए इसके बाद में कि एरिया ऑफ AOD इस वाले का एरिया और एरिया ऑफ BOC इस वाले का एरिया। देखो ये दोनों एरिया है ना, ये अपने आप में बिल्कुल बराबर रहेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंसी से आप बिल्कुल चेक कर सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रख लो आप, ये वाला एरिया पर्टिकुलर और ये वाला एरिया, ये दोनों बराबर रहेंगे। तो इसके बाद में देखिए AC² + BD², AC² + BD² बराबर क्या हो जाएगा,
AD² और प्लस BC², ठीक है, प्लस 2 टाइम्स AB इंटू CD। याद हो गया। देखो डायगोनल को आपने जोड़ा है, AC और ये BD का स्क्वायर दोनों का जोड़ दिया, ये हो जाएगा आपके पास साइडों पर आ जाओ, आपको हो गया ये AD हो जाएगा आपके पास, और ये आपके पास BC हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स आपको AB और CD का कर देना है, ठीक है, सिंपल। आगे देखिए इसके बाद में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, एक 1/2 हाइट से मल्टीप्लाई करना है और पैरेलल साइड को दोनों का टोटल कर देना है, ठीक है। तो पैरेलल साइड ये है, इन दोनों का टोटल कर देना है, तो और मल्टीप्लाई हाइट से कर देना है, सिंपल, ठीक है। हाइट इसकी ये वाली h मान लेते हैं, तो ये h दे रखी है यहाँ पे, ये h हो जाएगी। क्लियर ये बात। इसके बाद में देखिए आइसोसेलेस समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कौन सा हो जाएगा, ये देखो ये दो जो नॉन पैरेलल साइड हैं ये अगर बराबर हो जाएं, ठीक है, तो ये आपके पास समलंब चतुर्भुज यानी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। जब कभी भी ऐसे लैंग्वेज लिखी आ जाए सवाल में कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है आपके पास, तो तुरंत समझ जाना, क्योंकि देखो ये दो साइड की बात नहीं करेगा वो बराबर, कहीं इन दोनों साइड जो पैरेलल है उनको बराबर मत कर देना, ठीक है। तो आइसोसेलेस का सिंपल सा मतलब ये रहेगा कि ये जो नॉन पैरेलल साइड है इनको बराबर आपको करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि AD बराबर BC हो जाएगा, साथ में DAB और DAB ये वाला एंगल, और CB और A ये वाला एंगल आपके पास बराबर हो जाएगा जब ये पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, ये दोनों आपके पास बराबर हो जाएंगी तब। आगे देखिए डायगोनल आर इक्वल AC और BD, अब बराबर तो होनी ही है, तब ये बराबरी ही है जब आपके पास। और साथ में यदि समलंब चतुर्भुज को एक वृत्त के अंदर बनाया जाता है तो ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ADC प्लस DAB, ADC और DAB ये वाला एंगल, और आपके पास ये आपके पास 180 डिग्री रहेगा, ये तो आप वैसे भी बता सकते हो, और ABC ये वाला और ये वाला, क्योंकि एक दो पैरेलल साइड हैं ये, और पैरेलल साइड के मिड वाले एंगल ये तो 180 डिग्री होता ही है आपके पास। साथ में समलंब चतुर्भुज के विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरने वाली समांतर रेखा EF की लंबाई आप बता सकते हो यहाँ पे कि 2 टाइम्स AB, इसका और इसका A और B को मल्टीप्लाई इंटू 2 डिवाइड बाई A प्लस B यहाँ से आ जाएगा। तो ऐसे आप ये वैल्यूज यहाँ पे निकाल सकते हो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के लिए, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद में देखिए कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर लेते हैं। अब कुछ थ्योरम्स हैं यहाँ पे जो डायरेक्ट आपको ध्यान रखनी है, तो इम्पोर्टेंट है, समझिए इनको। देखिए आपको जब मैं बात करूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, तो आमने सामने वाले का एंगल है वो उनका योग 180 डिग्री होगा, एक तो ये ध्यान रखना है। देखो पूरे का तो 360 होता है, वो तो होता ही है, लेकिन आमने सामने वाले A और C का 180 रहेगा, B और D का ये भी 180 रहेगा। ये बहुत काम आता है, आपके पास यूज होता है। आपको वेरिएबल की टर्म में वैल्यूज दे देता है, जैसे इसकी वैल्यू A की दे देगा आपके पास 3x प्लस 5, ठीक है, इसकी वैल्यू दे देगा आपके पास 6x माइनस 10। तो इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ दे देगा आपको, और फिर पूछ लेगा कि x की वैल्यू बताइए। तो आप सीधा कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, और डिवाइड बाई दोनों को जोड़ोगे, ये दोनों का जोड़ कितने के बराबर आ जाएगा 180 के, तो वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे सवाल पूछता है। और ये B और D दोनों को जोड़ोगे, ये भी 180 के बराबर हो जाएगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा। किसी शीर्ष का बाह्य कोण बराबर हो जाएगा विपरीत अंतः कोण के, मतलब एंगल A और एंगल C ये वाला बराबर हो जाएगा। C का कौन सा, ये बाहर वाला DCE, और एंगल A ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ही होनी है सब चीज़ें, ठीक है। एक इसके बाद देखिए ये वाली थ्योरम है आपके पास, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा हो तो उसमें ये सब चीज़ें बराबर होती हैं। कौन कौन सी समझो इसमें, कि AB ये वाली साइड इंटू DC आमने सामने वाली भुजाओं का मल्टीप्लाई करना है, साथ में BC और AD आमने सामने वाली भुजाएं मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको इक्वल किसके कर देना है, AC और BD दोनों डायगोनल के, ठीक है, इजीली याद हो जाएगी। आमने सामने वाली भुजाओं को मल्टीप्लाई जो है जोड़ना है, और उसके बाद में इक्वल किसके कर देना है, AC इंटू BD के। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लेता है आपसे, तो ये भी ध्यान रख लो। इसको याद करने का बहुत आसान सा तरीका यहाँ पे क्या है कि देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, विकर्ण एक दूसरे को यहाँ पे समद्विभाजित कर, विकर्ण इस तरीके से देता है कि ये एक कोई AC है, AC विकर्ण है। सवाल ऐसे देगा बिल्कुल आपको, AC विकर्ण BD को किसको, BD को समद्विभाजित करता है, ऐसे लैंग्वेज रहेगी। अगर ऐसा बोले सवाल कि BD विकर्ण AC को समद्विभाजित करता है, तो ये हमें देखना है कि कौन सा समद्विभाजित हो रहा है। अब यहाँ पर समद्विभाजित कौन सा हो रहा है, आपके पास BD हो रहा है, तो BD हो रहा है तो आप कहो BD को ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो,
हाँ देखो ये दोनों बराबर है। फिर याद कैसे करना है, सिंपल सा याद बता देता हूँ मैं तरीका। इसके जो आपके पास बराबर उसके आसपास जाओ, आप कहोगे ए बी और ये कौन सा है बी सी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, आप कहोगे ए बी इंटू बी सी। इधर कौन कौन से, आप कहोगे ए डी इंटू सी डी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो ए डी इंटू सी डी। ऐसे याद कर लो, याद हो गई। अगर सवाल इस तरीके से हो जाए कि बी डी डायगोनल ए सी को समद्विभाजित करता है, अगर ये वाला मामला दे रखा हो तो फिर क्या रिलेशन हो जाएगा आपके पास, ए बी इंटू ए डी, इसके आसपास की देखनी है, और इधर क्या हो जाएगा बी सी इंटू सी डी। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें बदल जाएंगी। यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या दिया है आपके पास, बी डी है जो समद्विभाजित हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे रिजल्ट ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई आसपास की। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गया कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए पॉलीगन। पॉलीगन का सिंपल सा मतलब क्या है कि बहुभुज। बहुभुज में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। एक तो टोटल जो इंटीरियर एंगल है उनका टोटल आपसे पूछ लिया जाता है, एक्सटीरियर एंगल का टोटल आपसे पूछ लिया जाता है, और डायगोनल की संख्या, और उनके साथ साथ एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू। अगर रेगुलर पॉलीगन है तो आपके पास सिंगल इंटीरियर अंतःकोण और बहिष्कोण की वैल्यू आपसे पूछ लेता है। तो ये सभी चीज़ें पूछी जाती है, तो उनको कैसे करना है समझिए यहाँ पे। तो सिंपल देखो, जितने भी इंटीरियर एंगल है उन सब का टोटल होता है वो आपके पास n-2 इंटू 180 होता है, और n क्या है यहाँ पे, n साइड का आपके पास पॉलीगन होता है। अगर मैं जैसे इसको देखो वेरीफाई भी कर लिया करो, अब त्रिभुज पे वेरीफाई कर लो, ट्राइंगल पे आपको कि ट्राइंगल के लिए n की वैल्यू 3 रहेगी, तो 3-2 इंटू 180, आप हो गए यहाँ से 1 आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये तो फॉर्मूला सही है। आप ऐसा करो, उस पर 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल पे इसको वेरीफाई करके देख लो, आप हो गए 4-2 इंटू 180, आप हो गए 360 आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का टोटल 360 होता है, तो आप बोल दोगे कि यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या हो गया, इंटीरियर एंगल का टोटल n-2 इंटू 180 डिग्री। एक तो याद कर लो ये वाला। दूसरा बहिष्कोणों का, देखो जितने भी आपके पास कितनी भी साइड का आपके पास वो रहे पॉलीगन, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का जो टोटल रहेगा वो 360 रहेगा। आप चाहे एक ट्राइंगल का देख लो, इसका एक्सटीरियर एंगल देखो, एक अगर 60 का है तो बाहर 120 का होता है, ये दूसरा भी 120 का हो जाएगा, ये भी 120 का हो जाएगा, तीनों को जोड़ोगे आपको 360 आ रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल जितने भी बने, ठीक है, जितने भी बने उन सब का टोटल 360 रहने वाला है। ठीक है, चाहे कितने भी साइड का आपके पास पॉलीगन रहे। और डायगोनल की संख्या आपके पास फॉर्मूला रहेगा n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2, याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर हो गई यहाँ से बात। और आपके पास में ये सवाल दिया रहता है कि रेगुलर पॉलीगन का सिंपल सा मतलब यही होता है कि सभी साइड इक्वल हैं, साथ में सभी एंगल भी इक्वल हैं। तो अगर आपसे टोटल पता है आपका, ठीक है, टोटल पता है, तो आप उससे एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, n का डिवाइड करके। तो आपने यहाँ पे डिवाइड किया तो n-2 ये पूरा एंगल था, उसमें n का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई। ऐसे ही एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आप बता सकते हो 360/n। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई भी पॉलीगन है उसके एक एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री का है, तो कितनी साइड का पॉलीगन है और उसके डायगोनल्स की संख्या बताइए। आप सिंपल क्या करोगे, इसमें रखोगे, आपको 360 है, 360/n की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, तो n की वैल्यू आप कह दोगे कि 6 है, तो आप कहोगे कि 6 साइड का पॉलीगन है। ठीक है, n की वैल्यू 6 है तो 6 साइड का पॉलीगन है। डायगोनल की संख्या पूछ रहा था, इसमें रखेंगे 6 इंटू 6-3, 3/2, तो 6 18, 18/2 तो हो जाएगा 9, तो 9 डायगोनल्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, और इसके बाद में इंटीरियर एंगल की वैल्यू पूछे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, n की वैल्यू क्या रखोगे, आप कहोगे 6, और 6-2 4, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे 18 को तो 720। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ रही हैं कितनी, आप कहोगे 6, इसमें वैल्यूज़ रखोगे 6-2 4, और 4 इंटू 180, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये तो टोटल आ गया आपके पास। ठीक है, और एक की वैल्यू निकालनी है, आप कहोगे 6 से डिवाइड कर देता हूँ, 6 से इसको किया, आप कहोगे 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 4-12, 120 डिग्री। तो ये आपके पास इंटीरियर एंगल आ गया। साथ में एक चीज़ और यूज कर सकते हो आप कि जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो टोटल होता है वो 180 के बराबर होता है। अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जैसे यहाँ पे 60 डिग्री दे रखी थी, तो आप इंटीरियर एंगल की वैल्यू पूछ रहा था, आप डायरेक्ट बता सकते हो, 180 में से माइनस कर दो, आप कहोगे 120 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर चाहे इस फॉर्मूले से निकाल लो, चाहे आप डायरेक्ट इससे निकाल लो, दोनों से बराबर ही आ रहा है। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपके पास काम आएंगे सवालों में, कौन कौन सी हैं। एक तो ये इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का टोटल 180 डिग्री होगा। साथ में ये सिंगल वाली की बात कर रहा हूँ, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का टोटल 180 डिग्री। साथ में एक पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगलों का टोटल n-2 इंटू 180,
सभी एक्सटीरियर एंगलों का टोटल 360 और डायगोनल्स की संख्या n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट आपके पास में एक इंटीरियर एंगल n-2 और 180 डिवाइड बाई n और ये आपके पास 360 बटे n। तो ये फॉर्मूले हैं, इनके अलावा पॉलीगन में आपके पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये याद है आपके पास, किसी भी टाइप का सवाल आपसे पूछ लेगा, हो जाएगा इजीली आपसे, ठीक है। तो ये आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके पास क्वाड्रिलेटरल से वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है और पहली बार विजिट करो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। साथ में इससे पहले वाली जो क्लास है ट्राइंगल से रिलेटेड, वो यदि आपने नहीं देखी तो उसको एक बार जरूर विजिट करके चेक करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।